नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस क्लासेस की इस नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कक्षा 12 के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बने वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। दोस्तों, हम दैनिक जीवन में इनसे भली भांति परिचित हैं। इस सबसे वैद्युत सब आपको याद होगा, आपको हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य में कहानी पढ़ाई जाती है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। कि बेंजामिन फ्रैंकलिन बच्चों, बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिकी साइंटिस्ट। कौन से साइंटिस्ट? अमेरिकी साइंटिस्ट। सबसे पहले उन्होंने इसके बारे में ओरिजिनल मोटो दिया था कि वैद्युत एक्चुअली है क्या। सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसके बारे में सबसे पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसके बारे में बताया था। वो क्या कर रहे थे बच्चों? वे अपने टेरिस पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे, छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हुआ, और मौसम खराब हुआ तो उन्होंने देखा कि उनके पतंग में जो धागा लगा था, उनकी पतंग मान लीजिए ऐसी कुछ रही थी, उनके पतंग में जो धागा लगा था बच्चों, उसमें उनको थोड़ा सा झटका लगा। क्या लगा? झटका। तो वो सोचे कि झटका कैसे लगा। तो इस तथ्य को जानने के लिए वे इस तथ्य तक पहुंचे, वैद्युत तक पहुंचे। चलिए बात करते हैं, उनको झटका आखिर लगा क्यों। जब मौसम खराब हुआ, आसमान में बिजली कड़की, मतलब आवाज आई। फिर उन्होंने इसका एक कारण बताया कि झटका उटका लगने का एक ही कारण है, जिसका नाम है घर्षण। क्या नाम है बच्चों? घर्षण, फ्रैक्शन। घर्षण जैसे आप सुने होंगे घर्षण, लेकिन किसके बीच घर्षण? घर्षण के लिए आपने लेवल पढ़ा, घर्षण के लिए कम से कम दो चीजें होनी जरूरी है, सतह और कोई बॉडी। तो घर्षण हुआ जानते हैं किसके बीच? बादलों के बीच। किसके बीच? बादल। आप देखेंगे बारिश जब होती है तो बिजली कड़कती है, तो बिजली कड़कती हुई आवाज आती है बच्चों, बादलों के टकराने से ही आती है। दो बादल आपस में टकराते हैं और एक आवाज करते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसको आप बिजली का कड़कना कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये झटका लगने का कारण घर्षण था। और घर्षण उत्पन्न कैसे हुआ बच्चों? बादलों के मध्य, बादलों के टकराने से घर्षण उत्पन्न हुआ। चलिए, उन्होंने तो कह दिया कि मतलब झटका घर्षण आता है, घर्षण के कारण आवेश आ जाता है। कौन आ जाता है? बस इतना उन्होंने कह दिया कि घर्षण के कारण आवेश आ जाता है, लेकिन एक्चुअली में नहीं बता पाए कि आवेश एक्चुअली आता कैसे। तो आवेश कैसे आता है, चलिए जानने के लिए चलते हैं जॉन डाल्टन के पास। आपको याद होगा 9th में जॉन डाल्टन ने बताया था कि पदार्थ का सबसे छोटा वाला जो कण होता है बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु। चलिए मान लीजिए एक पदार्थ है या किसी पदार्थ का परमाणु है। परमाणु के बीच में कौन रहता है बच्चों? नाभिक, न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस मतलब दो लोग होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो एक न्यूट्रल होता है और एक के कारण पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धनात्मक होता है। और इधर बाहर कौन रहता है जी? इलेक्ट्रॉन रहता है। ये किसी एक पदार्थ का है। फिर हम क्या करेंगे, किसी दूसरे पदार्थ को ले लेते हैं। तो दूसरा पदार्थ है, तो पदार्थ है तो इस पे भी डाल्टन फॉलो करेंगे। बीच में पॉजिटिव चार्ज मतलब धनात्मक आवेश, और इधर कोने पे कौन घूमेगा? इलेक्ट्रॉन मतलब ऋणात्मक आवेश। चलिए, तो अभी तक जब तक ये दोनों टकराए नहीं है, देखिए इनमें ये माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या, और ये प्लस मतलब प्रोटॉनों की संख्या। जब तक ये दोनों टकराए नहीं है, तब तक ये दोनों बच्चों हैं वैद्युत उदासीन। कैसे हैं? वैद्युत उदासीन। वैद्युत उदासीन होने की कंडीशन यही है, किसी पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर हो जाए, तो हम कह देंगे हमारा पदार्थ कैसा है बच्चों? वैद्युत उदासीन है। समझ रहे हैं? मतलब कहने का यही मतलब है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मान जो होगा वो एग्जैक्ट हो, मतलब बराबर हो, तो हम लोग कह देंगे हमारा पदार्थ कैसा है? वैद्युत उदासीन। चलिए, अभी तक तो वैद्युत उदासीन थे, लेकिन चलिए सब कुछ कर लेते हैं कि ये दोनों पदार्थ आपस में टकरा जाते हैं। आपस में क्या हो जाते हैं? टकरा जाते हैं। टकराने का मतलब क्या हो गया जी? घर्षण कर लिए। क्या कर लिए? घर्षण। जैसे ही ये घर्षण करेंगे और इनके मध्य एक बाहरी बल लगने लगेगा। कैसा? मतलब एक बल उत्पन्न हो जाएगा, जिस बल को मतलब अगर इनका परमाणु, मतलब चलिए ये परमाणु अगर वो बल एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब अपने अंदर ले लेता है, तो होगा क्या कि इसका इलेक्ट्रॉन बाहरी ऊर्जा पाएगा, और बाहरी ऊर्जा पाके अपना कक्षक, समझ रहे ना इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है। चलिए 9th थोड़ी बात पढ़ लेते हैं। डाल्टन ने कहा था पदार्थ का सबसे छोटा वाला भाग बच्चों क्या कहलाएगा? परमाणु कहलाएगा। परमाणु के बीच में बच्चों कौन पाया जाएगा? नाभिक। नाभिक के मध्य बच्चों कौन पाए जाएंगे? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन।
न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब उदासीन, और प्रोटॉन मतलब प्लस। और बाहरी कोश और नाभिक की चारों तरफ गोल गोल कक्षाएं होंगी जिनको आप बच्चों क्या बोलेंगे, कोष। कोषों में कौन पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन, जो चक्कर मारते रहते हैं। कोषों में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मतलब ऐसे बहुत सारी कोषें रहती हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर मारते रहते हैं। तो जैसे ही ये घर्षण के कारण इसमें अतिरिक्त ऊर्जा पाएगी, और अतिरिक्त ऊर्जा पाने के कारण ये इलेक्ट्रॉन अपना कोष छोड़ के इधर चला जाएगा। इसके पास क्या हो जाएगा बच्चों, चला जाएगा। फिर से बात समझिए क्या कह रहे हैं। जैसे ही दोनों घर्षण करेंगे, इसका ये जो इलेक्ट्रॉन अपनी कोष में चक्कर लगा रहा है, जैसे ही ऊर्जा पाएगा, ऊर्जा जिससे होता है कि कोई ऊर्जा पाया तो उतावला हो जाता है, हम मार झगड़ा में उतावला हो जाते हैं, गाड़ी दे देते हैं, मार दे देते हैं उतावलेपन में, वही दशा इनकी भी होगी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही ऊर्जा पाएगा, वो अपना ये वाला कोष बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक के चारों तरफ गोल गोल कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जिनको आप बच्चों क्या बोलते हैं, कोष बोलते हैं। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करेगा, ये अपना कोष छोड़ के इधर को चला जाएगा। क्यों, क्योंकि घर्षण हुआ, घर्षण के कारण बाहरी ऊर्जा आई, ये ऊर्जा संभाल नहीं पाया और अपने घर को छोड़ के, मतलब अपनी कोष को छोड़ के इधर चला गया। तो हुआ क्या, ये सब ये इधर से इधर गया, मतलब इधर इलेक्ट्रॉनों की कमी। जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन इसका इधर चला गया, इलेक्ट्रॉनों की कमी, इधर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन दिया है। जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनात्मक आवेश उत्पन्न करेगा। कैसा आवेश, ऐसे समझिए, जो देगा वो तो धनी होगा कि नहीं होगा, तो ये धनात्मक आवेश, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो बच्चा ऋणात्मक आवेश। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई बच्चों, इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से। आदान प्रदान में कहते हैं, कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन एक्चुअली उत्पन्न कैसे हुआ बच्चों, मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होने की एक ही वजह थी, जैसे ही पदार्थों ने आपस में घर्षण किया, एक बाहरी ऊर्जा इसने एब्जॉर्ब की, मतलब अपने अंदर ली, और ऊर्जा के कारण ये अपना कोष छोड़ के चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण कौन आया, आवेश। कौन आया, आवेश। फिर से बात समझिए, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन देगा वो धनात्मक आवेश का निर्माण करेगा, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा बच्चों वो ऋणात्मक आवेश का निर्माण करेगा। चलिए चैप्टर की अगली टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चैप्टर की बच्चों अगली टॉपिक है आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। आपको समझ में आया कि आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, तो आप सीधे सीधे एग्जाम में लिखेंगे, आवेश की उत्पत्ति का मुख्य कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ रहे हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धनात्मक आवेश का निर्माण करेगा, जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो ऋणात्मक आवेश का निर्माण करेगा। तो अगली हेडिंग हमारे बच्चों क्या है, आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटीकरण इजी टॉपिक है, ध्यान से देखिए। एक फार्मूले से इसको समझते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण ये हमको बताएगा कि किसी पदार्थ में कितना आवेश हो सकता है, मतलब कि हम ही है, हमारे ऊपर कितना आवेश होगा ये आपको बता देगा। फार्मूला एक्चुअली होता है Q बराबर, ये नहीं, फार्मूले से ही शुरू करेंगे। चलिए, तो Q बच्चों किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको दिखाता है, आवेश। N इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉन समझ रहे हैं ना, हाँ वही जो कोषों में चक्कर लगाता है। हाँ जी, नाभिक के चारों ओर। E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। चलिए, Q देखिए आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बच्चों, 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। याद रखिए इस बात। चलिए, मान लेते हैं कि N देखिए है क्या एक्चुअली, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी जो 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3, मतलब एक पूर्ण गुणज होगी। कैसा गुणज, पूर्ण गुणज। गुणज मतलब गुणा, मतलब ये E तो ठीक है ना, 1.6 मैटर डिपेंड करता है N पे। N एक पूर्ण गुणज होगा, कहने का ये मतलब है किसी पदार्थ में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2, ये नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन, 7/2 इलेक्ट्रॉन, 5/2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ नहीं होगा। N जब भी होगा एक पूर्ण गुणज होगा, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होंगे। समझ रहे हैं?
तो किसी पदार्थ पे कितना आवेश है वे निर्भर करेगा इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए सीधे सीधे दिखा रहा है कि नहीं, ये तो फिक्स है E 1.6 दिखाते -19, मतलब Q निर्भर किस पे करता है, N पे निर्भर करता है। यही N बताएगा कि किसी पदार्थ पे कितना आवेश है, मतलब किसी पदार्थ के पास जितने इलेक्ट्रॉन है और उसमें किससे गुणा कर लीजिए, इससे गुणा कर लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उस पदार्थ पे कितना आवेश है। चलिए एक क्वेश्चन छोटा सा ट्राई करते हैं। यदि मतलब कह रहा है कि यदि Q बराबर 1 कूलम तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करिए, मतलब ये हम क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम फार्मूला अपना देखते हैं। हमारा फार्मूला क्या बच्चों, Q बराबर N। तो हमको चाहिए क्या, N जो चाहिए उसको आप हमेशा सेपरेट करेंगे, अलग करेंगे। तो N को अलग करना है, देखिए इधर मल्टीप्लाई मतलब बूढ़े में इधर आएगा, क्या करेगा बच्चों, डिवाइड करेगा। तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q अपॉन E। अब हमको लगता है आपको Q की वैल्यू पता है, Q की वैल्यू कितना क्वेश्चन दिया है, 1 कूलम रख दिया, और E का मान हमेशा फिक्स 1.6 × 10⁻⁻⁹। बच्चों यहाँ पे फिजिक्स खत्म होती है और यहाँ से आपकी मैथमेटिक्स क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। चलिए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सॉल्व करने का मतलब यही, इसको हम लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻20 लिख सकते हैं। इसका डेसिमल हटा दिया, -20 को ऊपर लेके चलते हैं, ऊपर ले जाने का मतलब यही है 10⁻20/16, या इसको आप लिख सकते हैं 100/16 × 10⁻18। किसी कोई डाउट? 10 की घाते 20 था, 2 0 इसको दे दिया, 100 हो गए। समझ रहे हैं, हर में माइनस था, अंश में गया, क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। अब इसको भाग दे दीजिए आप लोग, 25 चौका 100, 4 चौका 16। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, जल्दी से लेंगे तो। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चों, Q बराबर दे दिया था और इलेक्ट्रॉनों मतलब आप किसी पदार्थ पे आवेश दे दिया था और पूछ रहा था कि उस पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो N बराबर हमारा बच्चों मिला क्या, N बराबर बच्चों मिला, क्या मिला, 25/4 × 10⁻18। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, 4 छक्का 24 हो गया, 4 गुना 8, 4 पच्चे 20। आप भाग देके देख लीजिएगा। और N का मात्रक, ये तो संख्या है ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो संख्या का कोई तो मात्रक उत्तरक होता नहीं है। तो N बराबर कितना, 6.25 × 10⁻18। क्लियर है? चलिए ये था आवेशों का क्वांटीकरण, Q बराबर N। चलिए अगले टॉपिक की बात करते हैं। अगला टॉपिक आपने 10th में पढ़ा भी है और ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, कूलाम का नियम, वैद्युत आवेश संबंधित कूलाम का नियम। चलिए देखते हैं, आपको ये पता भी होगा, 10th में आपने पढ़ा है। चलिए अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखिए क्या था, कूलाम ने क्या किया, 2 पदार्थ लिए, ध्यान से देखिए, कूलाम ने 2 पदार्थ ले लिए। चलिए उन्होंने एज्यूम किया, माना कि इस पदार्थ पे जो आवेश है Q1 है और इस पे क्या है Q2। दोनों दूर दूर दिख रहे हैं ना, तो बीच की दूरी कुछ मान लेते हैं, बीच की दूरी मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी r मीटर है। तो कूलाम ने अपना स्टेटमेंट कथन दिया कि यदि ये आवेश है तो एक दूसरे को खींचेंगे या दूर बनाएंगे, समझ लेंगे, या तो आकर्षित कर सकते हैं या तो क्या कर सकते हैं, प्रतिकर्षित कर सकते हैं। आकर्षित करने की कंडीशन क्या है बच्चों, आकर्षित करने की कंडीशन ये है कि अगर ये विपरीत आवेश है, ये प्लस है ये माइनस, तब तो आकर्षित करेगा, लेकिन समान आवेश है तो क्या करेंगे, सब झटका मारेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो कूलाम ने कहा कि इन दोनों के बीच बल लगेगा, अब ये वो नहीं पता है आकर्षण का है कि प्रतिकर्षण का, लेकिन बल लगेगा क्योंकि दो आवेश है। तो ये जो लगेगा बल, यह समानुपाती होगा। क्या होगा, समानुपाती। आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल करने का मतलब इसके ऊपर कितना आवेश है Q1, इसके ऊपर कितना आवेश है Q2, दोनों का क्या करना है, पूरा।
तो बच्चों एक्चुअली समानुपाती होता क्या है? देखिए साइन ऐसा होता है समानुपाती का। समानुपाती का मतलब यही है कि जैसे मेरे पास 10 रुपए है, आपके पास 5 रुपए है, मेरा 15 हो जाए तो आपका 10 हो जाए, मेरा 20 हो जाए तो आपका 15, मतलब मेरा बढ़े तो आपका भी बढ़े, मतलब मेरे और आप में एक रिलेशन बन जाए कि मेरा घटे तो आपका घटे और मेरा बढ़े तो आपका क्या करे, बढ़े। तो हम लोग कह देंगे हम लोग एक दूसरे के क्या है, समानुपाती हैं। कहने का यही मतलब है यदि आवेशों पे मतलब पदार्थों पे आवेश का मान बढ़ता है तो बल भी अच्छा खासा लगेगा, क्योंकि दोनों क्या है, समानुपाती, एक दूसरे के क्या है, समानुपाती। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा क्या होगा, घटेगा। तो पहली लाइन क्या बच्चों बोला कूलाम ने अपने स्टेटमेंट में, दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, जो बल होगा दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के, यह समानुपाती Q1 Q2। दूसरी लाइन में बोला उन्होंने कि ये जो लगने वाला बल F होगा यह व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का साइन ऐसे ही रहेगा, लेकिन जो सामने की राशि रहेगी वो बटा में चली जाएगी, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती की बात है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब एक बढ़े तो दूसरा घटे, एक घटे तो दूसरा क्या हो, बढ़े। तो लगने वाला बल व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, बीच की दूरी के वर्ग के। तो दूरी कितनी है, r का क्या कर देते हैं, वर्ग। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड, दायां लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तो समीकरण 1 और 2 को जब मिलाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, यह प्रोपोर्शनल समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। समानुपाती हटेगा तो बराबर का चिन्ह लगेगा, कांस्टेंट आएगा k, Q1 Q2 अपॉन r। ये आपके कूलाम का क्या है, नियम। चलिए फिर से देखिए स्टेटमेंट क्या था, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल समानुपाती होगा आवेशों के गुणनफल के। पहला स्टेटमेंट, पहली लाइन स्टेटमेंट की। दूसरी लाइन, आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती होगा बीच की दूरी r, मतलब बीच की दूरी जो भी हो उसके वर्ग पे। ठीक है, फिर हमको ऐसा मिला। अगर सीजीएस पद्धति में बात करें, कौन सी पद्धति में बच्चों, सीजीएस पद्धति में, तो कि वहां पे k का मान होता है 1, k का मान क्या होता है 1। तो ये बराबर आपको क्या मिल जाएगा, Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन वहीं एसआई यूनिट में बात करें, कहते हैं ना पद्धतियां, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, एमकेएस पद्धति। एसआई पद्धति में बच्चों k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये मान चलिए इधर रखते हैं, तो ये बराबर हमको क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r का स्क्वायर। एसआई यूनिट में ये क्या, कूलाम का नियम है। यहाँ पे लोग बहुत बार k भी लगा लेते हैं, k का मान निर्वात के लिए 1 होता है। चलिए, तो ये रहा आपका कूलाम का नियम। कूलाम का नियम दो पदार्थों के लिए था जो थोड़ी दूरी पे रखे गए हैं। यदि उनके ऊपर आवेश Q1 Q2 हो तो लगने वाला बल समानुपाती होगा, मतलब यह समानुपाती Q1 Q2 पर। दूसरी बात, यह व्युत्क्रमानुपाती होगा। समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है अभी हमने आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।